My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह कर के आप अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। आपकी स्टडी, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अभी तक हम लोगों ने जो है डेमोक्रेटिक एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में अध्ययन किया था। पिछली कुछ कक्षाओं में जो पिछले कुछ वीडियोज आपके पास हैं उसमें हम लोगों ने लोकतांत्रिक शिक्षा और संवैधानिक शिक्षा के जो संवैधानिक मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्यों के बारे में हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो संवैधानिक मूल्य हैं उन संवैधानिक मूल्यों के बारे में और प्यारे भाई और बहनों, और उसके बाद लोकतांत्रिक शिक्षा से संबंधित कुछ आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। पेन और पेपर ले लीजिए, पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाइए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अपना स्कोरिंग भी करते जाइएगा और देखिएगा कि आपका अंत में क्या स्कोर आता है, आप लोगों ने क्या स्कोर किया है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ चैट बॉक्स में आप अपने आंसर्स को दीजिए और प्लस अपने पेपर पे नोट भी करते चलिए कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से मिल जाए, आसानी से उनको आप देख पाएँ, सारे वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाके देख पाएँ और साथ ही साथ जितने भी नए वीडियोस आएँ आपके कोर्स से रिलेटेड उसके बारे में आपको सूचना मिल सके, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये बेल का आइकन जो रेड है तभी प्रेस करना है और प्रेस करते समय वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे सभी नए वीडियोज़ की सूचना, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए आपके पास जो लोकतांत्रिक शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों से संबंधित जिन हम लोगों को प्रश्नों के बारे में देखना है, जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखना है, तो उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आज की क्लास के लिए आप पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लोकतंत्री नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा? तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपकी स्क्रीन पर आज के लिए पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्री नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए हंटर कमीशन, बी सैडलर कमीशन, सी मुदालियर कमीशन या डी संस्कृत कमीशन। जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में दीजिए। वेरी गुड। किसने कहा है प्रिय विद्यार्थियों, भारत में लोकतंत्री नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा है? जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए।
हंटर कमीशन ने नहीं कहा, सैडलर ने भी नहीं कहा, संस्कृत कमीशन ने भी नहीं कहा, किसने कहा? मुदालियर कमीशन ने कहा है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सी, दैट इज मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन ने भारत में लोकतंत्री नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 है प्रिय विद्यार्थियों कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, स्वामी एवं दास जैसा होना चाहिए। बी, नेता एवं अनुसरणकर्ता जैसा होना चाहिए। सी, मित्र एवं कुशल जैसा होना चाहिए। एवं डी है, एक अधिक परिपक्व बड़ा भाई एवं एक कम परिपक्व छोटा भाई जैसा होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग जल्दी से जो है आंसर्स को अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके बताना है कि क्या होगा इसका उत्तर। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक और विद्यार्थी का परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों? पहला है कि स्वामी दास जैसा तो नहीं होना चाहिए, नेता के जैसा भी नहीं होना चाहिए, मित्र एवं कुशल जैसा ये तो अस्पष्ट है। तो क्या होगा? एक अधिक परिपक्व बड़ा भाई और कम परिपक्व छोटा भाई जैसा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो डी विकल्प है वो सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो परस्पर संबंध होना चाहिए वह एक अधिक परिपक्व बड़ा भाई एवं कम परिपक्व छोटा भाई जैसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न कि वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। ए, वैलियर VALERE, बी, वैलरी VALRE, सी, VLERE और डी, VELERE। जल्दी से आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए दोस्तों। प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है प्यारे भाइयों बहनों? प्रिय विद्यार्थियों, किससे बना है? VELERE इससे नहीं बना है, VLERE इससे भी नहीं बना, VALRE वैलरी इससे भी नहीं बना। किससे भी बना है? VALERE वैलरी इससे बना है प्रिय विद्यार्थियों। तो वैल्यू शब्द जो है वैलरी से बना है। इसका जो ए विकल्प है वो सही है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आपका उत्तर सही है। ए ऑप्शन सही है। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के वैलरी शब्द से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संस्कृत में मूल्य के लिए कौन सा शब्द है? संस्कृत भाषा में हम लोग मूल्य जो है, वैल्यू जिसको हम लोग कह रहे हैं, मूल्य के लिए कौन सा शब्द होता है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए, कीमत, बी, इष्ट, सी, इष्टतम, डी, महत्व। तो इन चारों विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी लिए आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा? महत्व नहीं है, इष्टतम भी नहीं है, कीमत भी नहीं। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इष्ट है। तो संस्कृत में मूल्य के लिए कौन सा शब्द है? इष्ट है। इसको हम लोगों ने क्लास में चर्चा भी किया था कि संस्कृत में मूल्य के लिए कौन सा शब्द है? इष्ट शब्द है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में परम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग पुरुषार्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न है कि परम पुरुषार्थ किसे कहते हैं, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए, काम, बी, अर्थ, सी, धर्म और डी, मोक्ष। बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? परम पुरुषार्थ किसे कहते हैं? काम को नहीं कहते, अर्थ को भी नहीं कहते, धर्म को भी नहीं कहते हैं। किसे कहते हैं? मोक्ष को कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 है प्रिय विद्यार्थियों
कि निम्न में से किस पुरुषार्थ को अध्यात्मवाद कहते हैं। प्रश्न है कि किस पुरुषार्थ को अध्यात्मवाद कहा जाता है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए काम, बी मोक्ष, सी अर्थ और डी धर्म। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्यारे भाइयों और बहनों? निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ अध्यात्मवाद है? काम नहीं है, अर्थ नहीं है, धर्म नहीं है, क्या है? मोक्ष है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने, जिन लोगों ने अपना बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? बी ऑप्शन जो है वो सही है। मोक्ष पुरुषार्थ को अध्यात्मवाद कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा था कि मूल्य बुद्धिग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ? प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि किसने कहा था कि मूल्य बुद्धिग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है प्यारे भाइयों बहनों। ए कांट, बी हीगल, सी अरस्तु या डी प्लेटो। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। मूल्य बुद्धिग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। ये किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, किसने कहा था? कांत जी ने नहीं, अरस्तु का भी नहीं है, हीगल का भी नहीं, किसका है? प्लेटो जी का यह कथन है। प्लेटो जी ने कहा है कि मूल्य बुद्धिग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। जिन दोस्तों ने, जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है या उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। यह किसका कथन है? तो प्यारे भाई और बहनों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हॉफडिंग या डी डीवी। प्रश्न है कि मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है या उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। यह कथन किसका है? जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन जो है प्लेटो जी का नहीं है, अरस्तु जी का भी नहीं है, डीवी का भी नहीं है, किसका है? हॉफडिंग का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। हॉफडिंग जी ने कहा है, हॉफडिंग जी का कथन है कि मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है या उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा है कि मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है? दोस्तों, कथन है कि मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है। यह किसका कथन है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हॉफडिंग या डी डीवी। वेरी गुड। जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? यह जो है प्लेटो जी का कथन नहीं है, डीवी का भी नहीं है, हॉफडिंग का नहीं है, किसका है? अरस्तु जी का कथन है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अरस्तु जी ने कहा है कि मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों। आपकी स्क्रीन पर आज के लिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 है कि वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। यह किसका कथन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं, यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। ए प्लेटो, बी पार्क, सी अरस्तु या डी बर्कले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित है, यह कथन किसका है? प्लेटो जी का नहीं है, अरस्तु जी का नहीं है, बर्कले का भी नहीं, किसका है? पार्क का है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जिन लोगों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। पार्क जी का कथन है कि वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत
मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए प्लेटो, बी स्टैनली, सी रूसो या डी बर्कले। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, शाबाश। और साथ ही साथ आप अपने नोटबुक पे भी आप चेक करते रहिए कि कितने आपके आंसर सही होते हैं, उसको भी नोट करते चलिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? इसका उत्तर प्लेटो नहीं है, रूसो भी नहीं है, बर्कले भी नहीं है। किसका कथन है? स्टैनली जी का कथन है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। स्टैनली जी ने कहा है कि मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनावों का परिणाम है, यह किसका कथन है? तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है कि मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनावों का परिणाम है और यह किसका कथन है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए जॉर्ज मूलर, बी जॉर्ज गीजर, सी जॉर्ज पेन या डी जॉर्ज किंग। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनाव का परिणाम है, यह किसका कथन है? तो जॉर्ज किंग जी का नहीं है, पेन जी का भी नहीं है, मूलर जी का भी नहीं, किसका है? जॉर्ज गीजर जी का यह कथन है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। इच्छा का कोई स्वयं कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, अतः सुखानुभूत में मूल्य की अनुभूति है, यह किसका कथन है? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, अतः सुखानुभूत में मूल्य की अनुभूति होती है, यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए जॉर्ज मूलर, बी मैकेंजी, सी जेम्स वार्ड या डी जॉर्ज किंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, किसका कथन है? जल्दी लिए अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, क्या होगा प्यारे भाइयों और बहनों? इसका उत्तर होगा जॉर्ज मूलर नहीं है, मैकेंजी भी नहीं है, जॉर्ज किंग भी नहीं, तो क्या है? जेम्स वार्ड जी का यह कथन है। तो जो प्रिय विद्यार्थियों जिन लोगों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जेम्स वार्ड जी ने कहा है कि इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, अतः सुखानुभूत में मूल्य की अनुभूति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किसने सुख को भली प्रकार की अनुभूति के रूप में बताया है? सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में किसने बताया है? प्रश्न है कि किसने सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में बताया है। इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए मैकेंजी ने, बी जॉर्ज मूलर ने, सी जॉर्ज पेन ने या डी अर्बन ने। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका ऑप्शन जो होगा अर्बन जी का कथन नहीं है, जॉर्ज मूलर का भी नहीं है, पेन का भी नहीं, किसका है? मैकेंजी जी का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मैकेंजी जी ने कहा है कि सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में देखा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। किसने कहा है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे? तो प्यारे भाई और बहनों, अगला जो कथन है वह है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए पार्कर, बी मैकेंजी, सी जेम्स वार्ड या डी अर्बन। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? पार्कर जी का नहीं कथन है, मैकेंजी का भी नहीं, जेम्स वार्ड का भी नहीं, किसका है? अर्बन जी का यह कथन है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अर्बन जी ने कहा है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 है प्रिय विद्यार्थियों कि मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है जिससे वह इच्छा पूर्ति होती है, वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा मानव अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। यह किसका कथन है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न है, जो कथन है वो आपकी स्क्रीन पर है कि मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है जिससे वह इच्छा पूरी होती है, वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। यह किसका कथन है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए मैकेंजी, बी डी.एच. पार्कर, सी जॉर्ज पेन या डी ब्रूबेकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो विकल्प कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में टाइप करिए अपना। क्या होगा प्यारे भाइयों बहनों? इसका मैकेंजी जी का कथन नहीं है, पेन जी का भी कथन नहीं है, ब्रूबेकर जी का भी कथन नहीं है। किसका है? यह डी.एच. पार्कर जी का कथन है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। डी.एच. पार्कर जी ने कहा है कि मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है जिससे वह इच्छा पूरी होती है, वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। प्यारे भाइयों बहनों, यह कथन किसका है? कथन है कि किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए पार्कर, बी मैकेंजी, सी जेम्स वार्ड या डी ब्रूबेकर। जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? पार्कर जी का नहीं है, मैकेंजी का भी नहीं, जेम्स वार्ड का भी नहीं। किसका है? ब्रूबेकर का है। ब्रूबेकर जी ने कहा है कि किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। और जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न संख्या 18 है प्रिय विद्यार्थियों कि किसने कहा है कि मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, कथन है कि मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह को व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए मैकेंजी, बी डी.एच. पार्कर, सी क्लाइड क्लुखोहन, डी ब्रूबेकर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? किसका कथन है ये? यह मैकेंजी जी का कथन नहीं है और ये क्लाइड क्लुखोहन जी का कथन है। पार्कर जी का भी नहीं है, ब्रूबेकर जी का भी नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका उत्तर? जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। क्लाइड क्लुखोहन जी ने कहा है कि मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न संख्या 19 से प्रिय विद्यार्थियों, सरकार के संवैधानिक अधिकारों और अंगों ने अपनी शक्ति कहां से प्राप्त की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों कि सरकार के संवैधानिक अधिकारियों और अंगों ने अपनी शक्ति कहां से प्राप्त की है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर ए मूल अधिकारों से, बी संविधान के निर्माताओं से, सी लोगों से या डी न्यायपालिका से। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या है? सरकार के संवैधानिक अधिकारियों और अंगों ने अपनी शक्ति कहां से प्राप्त की है? और इसके विकल्प जो है उसमें से कौन सा विकल्प सही होगा प्रिय विद्यार्थियों? कहां से प्राप्त की है? मूल अधिकारों से नहीं, न संविधान निर्माताओं से भी नहीं और न्यायपालिका से भी नहीं। कहां से?
लोगों से। आप सभी लोग जो है प्रेम्बल में पढ़े थे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो लोगों से ऑप्शन है द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सरकार के संवैधानिक अधिकारियों और अंगों ने अपनी शक्ति लोगों से प्राप्त की है, पीपुल ऑफ द इंडिया से प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा? फिर विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन है, यह प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 36, 36, बी अनुच्छेद 37 या 37, सी अनुच्छेद 38 या 38 या डी अनुच्छेद 39। तो जल्दी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? अनुच्छेद 36 में यह नहीं है, 37 में भी नहीं है, 39 में भी नहीं है, किस में है? अनुच्छेद 38 में यह जो है अनुच्छेद 38 के तहत जो है, अनुच्छेद 38 में यह प्रावधान है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 38 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। किस अनुच्छेद का संबंध समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था से है? प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस अनुच्छेद का संबंध समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन से है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, ए अनुच्छेद 28 क, बी अनुच्छेद 28 ख, सी अनुच्छेद 39 39 क और डी अनुच्छेद 39 या 39 ख। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? 28 क में नहीं है, 28 ख भी नहीं है, 39 ख भी नहीं है, क्या है? 39 ए या 39 क है। तो अनुच्छेद 39 क के तहत उसमें यह प्रावधान है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। तो जिन प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं, आप सभी लोगों के विकल्प सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके, यह जो है यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए अनुच्छेद 39 क, बी अनुच्छेद 39 ख, सी अनुच्छेद 39 ग या डी अनुच्छेद 39 घ। 39 ए, 39 बी, 39 सी या 39 डी। क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर 39 क नहीं है, 39 घ भी नहीं है, ग भी नहीं है, क्या है? 39 ख है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 39 39 ख में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों। आज के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन 3 तत्वों का स्रोत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, इसका स्रोत क्या है, इसको कहां से लिया गया है हमारे संविधान में? और इसके विकल्प हैं आपकी स्क्रीन पर, ए अमेरिकी क्रांति से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी रूसी क्रांति से या डी जर्मनी की क्रांति से। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है?
अमेरिकी क्रांति से नहीं, फ्रांसीसी से भी नहीं, जर्मनी से भी नहीं, कहाँ से लिया गया? रूसी क्रांति से लिया गया है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। रूसी क्रांति 1917 से जो है हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधान को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आज के लिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का संविधान सभी नागरिकों को वादा करता है। कथन है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को वादा करता है। किन चीजों का वादा करता है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए सामाजिक स्तर पर न्याय, बी आर्थिक स्तर पर न्याय, सी राजनीतिक स्तर पर न्याय, या डी उपर्युक्त तीनों। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान सभी नागरिकों को क्या वादा करता है? सामाजिक स्तर पर न्याय की वादा करता है, आर्थिक का भी वादा करता है, राजनीतिक स्तर पर भी न्याय का वादा करता है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त तीनों। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों बहनों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। लगभग सभी लोगों का यह प्रश्न जो है सही रहा, इसका उत्तर सभी लोगों का सही रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन के समान वितरण का प्रावधान है? प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन के समान वितरण का प्रावधान है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए अनुच्छेद 28 क, बी अनुच्छेद 39 क, सी अनुच्छेद 39 ख, या डी अनुच्छेद 39 ग। जल्दी जल्दी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन के समान वितरण का प्रावधान है? तो 28 का नहीं है, 39 ख भी नहीं है, 39 क भी नहीं है। क्या है प्यारे भाई और बहनों? 39 ग है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 39 ग 39C या 39(3) में यह प्रावधान है कि धन का समान वितरण किया जाएगा। धन के समान वितरण का प्रावधान अनुच्छेद 39 ग में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सरल प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग पहले भी प्रश्न पढ़ चुके हैं। इसका विकल्प ए 347A, बी 348A, सी 349A, या डी 350A। जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, लगभग सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। क्या है इसका उत्तर प्यारे भाइयों और बहनों? मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का होगा। इसका कौन सा विकल्प सही है? 347A नहीं, 48A भी नहीं, 49A भी नहीं। क्या है? 350A। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। लगभग सभी लोगों का यह उत्तर सही रहा। अनुच्छेद 350A के तहत यह प्रावधान है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य व स्थानीय प्रशासन का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑन योर स्क्रीन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 41। वेरी गुड, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किस अनुच्छेद में प्रावधान है? 35 में नहीं है, 40 में नहीं है, 37 में नहीं, किस में है? अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 में यह प्रावधान है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 या आर्टिकल 41 में यह प्रावधान है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिकों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 28 है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रिय विद्यार्थियों, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों। ए अनुच्छेद 14,
बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 17? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? किसमें प्रावधान है? 14 में नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं, किसमें है? अनुच्छेद 15 में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 29 है प्रिय विद्यार्थियों कि प्रजातंत्र की स्थापना हेतु निम्न में से किसका होना आवश्यक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रजातंत्र की स्थापना हेतु निम्न में से किसका होना आवश्यक है? और इसके विकल्प आपके सामने है। पहला समानता का, दूसरा भ्रातृत्व का, तीसरा समाजवाद का या चौथा धर्मनिरपेक्षता का। तो ये चार जो है कथन है और इसके जो विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने, वो आपकी स्क्रीन पर। ए केवल एक, मतलब सिर्फ पहला ही सही है, सिर्फ समानता का आवश्यक है। बी 2 और 4 अर्थात भ्रातृत्व या समाजवाद। सी है 1, 2 और 3 समानता, भ्रातृत्व और समाजवाद। और डी है 1, 2, 3 और 4 अर्थात उपर्युक्त सभी, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रजातंत्र की स्थापना हेतु निम्न से किसका होना आवश्यक है प्रिय विद्यार्थियों? तो समानता का भी होना आवश्यक है, भ्रातृत्व का भी होना आवश्यक है, समाजवाद का भी आवश्यक है और धर्मनिरपेक्षता का भी होना आवश्यक है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। प्रजातंत्र की स्थापना हेतु समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता सभी की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का संविधान सभी नागरिकों को किन स्तरों पर न्याय देने का वादा करता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को किन स्तरों पर न्याय देने का वादा करता है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। पहला सामाजिक स्तर पर न्याय, दूसरा आर्थिक स्तर पर न्याय या तीसरा राजनीतिक स्तर पर न्याय। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए है कि केवल एक, सामाजिक स्तर पर न्याय। बी है कि 2 और 3 अर्थात आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय। सी है 1 और 3 अर्थात सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय। और डी है 1, 2, 3। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। भारत का संविधान सभी नागरिकों को किन स्तरों पर न्याय देने का वादा करता है? तो सामाजिक स्तर पर करता है, आर्थिक पर भी करता है, राजनीतिक पर भी करता है। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रिय विद्यार्थियों? डी ऑप्शन सही होगा। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। हमारा जो संविधान है, हमारे देश का संविधान, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 14 या डी अनुच्छेद 16। जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? 10 में नहीं है, 12 में भी नहीं है, 14 में भी नहीं, किसमें है? 16 में है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का स्रोत क्या है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को लिया रखा गया है, इसका स्रोत क्या है, अर्थात यह कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए अमेरिकी क्रांति से, बी फ्रांसीसी क्रांति से, सी रूसी क्रांति से या डी जर्मनी की क्रांति से। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा इसका उत्तर? जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर?
अमेरिकी क्रांति नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, रूसी भी नहीं है, क्या है? फ्रांसीसी क्रांति है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर के 1799 तक जो चली थी, 1789 से 99 तक, वह जो है हमारे संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श का स्रोत है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? प्रिय विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है, और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए डीमोस प्लस क्रेटो, बी डेमो प्लस क्रेसिया, सी डीमोस प्लस क्रेटोस, डी डेमो प्लस क्रेटोस। जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश, वेरी गुड। यदि आप लोग पढ़े होंगे, पिछली क्लास में ध्यान से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर दे पाएंगे। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? डेमोक्रेसी शब्द किस शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस प्लस क्रेटो से नहीं बना है, डेमो प्लस क्रेटो से भी नहीं, क्रेसिया से भी नहीं बना है, और डीमो प्लस क्रेटोस से भी नहीं बना है। प्रिय विद्यार्थियों, किससे बना है? डेमोस प्लस क्रेटोस से बना है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के डीमोस प्लस क्रेटोस शब्द से मिलकर के बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का अर्थ है। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। नागरिकों की सत्ता, जनता की शक्ति, जनता का शासन, सरकार की शक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। जो 4 विकल्प दिए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसका आपको सबसे उपयुक्त आंसर बताना है। जो डेमोक्रेसी, जो डेमो प्लस क्रेसिया या डीमोस प्लस क्रेटोस से बना है, डीमोस प्लस क्रेटोस या डीमोस प्लस क्रेसिया से, उसके हिसाब से लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होना चाहिए? जल्दी अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? नागरिकों की सत्ता नहीं है, सरकार की शक्ति भी नहीं है, जनता का शासन भी नहीं, क्या है? जनता की शक्ति है। जो डीमोस प्लस क्रेटोस है प्रिय विद्यार्थियों, डेमोस अर्थात जनता है, क्रेटोस अर्थात पावर या शक्ति है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ है पावर ऑफ द पीपुल या जनता की शक्ति। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 35 है प्रिय विद्यार्थियों कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित कथन भी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। यह किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए डायसी, बी ब्राइस, सी सीले या डी अब्राहम लिंकन। वेरी गुड। जल्दी अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा? ये डायसी जी का कथन नहीं है, ब्राइस का भी नहीं है, सीले का भी नहीं, किसका है? अब्राहम लिंकन जी का कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। यह अब्राहम लिंकन जी का कथन है। अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36 इज ऑन योर स्क्रीन। लोकतंत्री शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यह कथन किसका है? प्रिय विद्यार्थियों, लोकतंत्री शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए डायसी, बी ब्राइस, सी सीले या डी उल्फ। वेरी गुड। अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? डायसी नहीं है, ब्राइस भी नहीं है, उल्फ भी नहीं है, क्या है? यह कथन जो है सीले जी का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। सीले जी ने कहा है कि लोकतंत्री शासन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 इज ऑन योर स्क्रीन। आपके समक्ष है प्रश्न संख्या 37 कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर
संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह कथन किसका है? प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण कथन है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह कथन किसका है? अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसके विकल्प जो है, ए है डायसी, बी है ब्राइस, सी है सीले और डी है अब्राहम लिंकन। वेरी गुड, अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन किसका है? यह कथन डायसी जी का नहीं है, अब्राहम लिंकन का भी नहीं, सीले का भी नहीं। किसका है? ब्राइस का यह कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। ब्राइस जी का यह कथन है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38 है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। यह कथन किसका है? यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। और इसके विकल्प आपके सामने हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए डायसी, बी ब्राइस, सी सीले या डी अब्राहम लिंकन। जल्दी अभी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन अब्राहम लिंकन जी का नहीं है, सीले जी का भी नहीं है, ब्राइस का भी नहीं। किसका है? डायसी जी का यह कथन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन लोगों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। डायसी जी ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39, एक लोकतंत्री समाज स्वतंत्र, समान, सक्रिय तथा बुद्धिमान नागरिकों का वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करें। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण कथन है कि एक लोकतंत्री समाज स्वतंत्र, समान, सक्रिय तथा बुद्धिमान नागरिकों का वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करें। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों, ए डायसी, बी ब्राइस, सी वुल्फ या डी अब्राहम लिंकन। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन किसका है? या डायसी जी का नहीं है, ब्राइस का भी नहीं, अब्राहम लिंकन जी का भी नहीं। किसका है? उल्फ जी का है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी विकल्प चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। उल्फ जी का यह कथन है कि एक लोकतंत्री समाज स्वतंत्र, समान, सक्रिय तथा बुद्धिमान नागरिकों का वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है और चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑन योर स्क्रीन। लोकतंत्री समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा उसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। यह कथन किसका है? तो प्यारे भाई और बहनों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए डायसी, बी ब्राइस, सी उल्फ या डी हर्निशा। प्रिय विद्यार्थियों, कथन है कि लोकतंत्री समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा उसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। यह कथन किसका है प्रिय विद्यार्थियों? तो यह कथन किसका है? डायसी जी का नहीं है, ब्राइस जी का भी नहीं है, उल्फ का भी नहीं। किसका है? हर्निशा का है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हर्निशा जी का यह कथन है। हर्निशा जी ने यह कहा कि लोकतंत्री समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा उसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 41 है प्रिय विद्यार्थियों, कि लोकतंत्र वह समाज है जिसमें अधिकारों की साधारण समानता तथा स्थिति की, विचारों की, भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता पाई जाती है। यह कथन किसका है? तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है।
ए डायसी, बी ब्राइस, सी उल्फ, डी हर्नसा। प्रिय विद्यार्थियों, कथन है कि लोकतंत्र वह समाज है जिसमें अधिकारों की साधारण समानता तथा स्थिति की, विचारों की, भावनाओं की तथा आदर्शों की समानता पाई जाती है। अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन किसका है? हंसा का नहीं है, उल्फ का भी नहीं है, ब्रायसी का भी नहीं, किसका है? यह कथन डायसी जी का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। वह प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ध्यान से पढ़िए कथन को कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। वह प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। ए कोठारी का आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी राधा कृष्णन आयोग या डी महात्मा गांधी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके विकल्प हैं ए कोठारी कमीशन, बी मुदालियर कमीशन, सी राधा कृष्णन कमीशन या डी महात्मा गांधी। जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? यह कोठारी आयोग का कथन नहीं है, मुदालियर आयोग का भी कथन नहीं है, गांधी जी का भी कथन नहीं। किसका है यह कथन? राधा कृष्ण आयोग का कथन है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। राधा कृष्ण आयोग या राधा कृष्ण कमीशन का यह कथन है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है, न कि मात्र राजनीतिक व्यवस्था। वह प्रजाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना समाज के सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता तथा अधिकार प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43, लोकतंत्र के मूल्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये वैल्यू से प्रश्न है कि लोकतंत्र के मूल्य हैं और इसके विकल्प हैं। पहला सहनशीलता, दूसरा व्यक्ति का आदर, तीसरा परिवर्तन में आस्था या डी समझाने बुझाने से परिवर्तन। और इसके जो ऑप्शन हैं प्रिय विद्यार्थियों वो आपकी स्क्रीन पर है। ए 1, 3 और 4 अर्थात सहनशीलता, परिवर्तन में आस्था और समझाने बुझाने से परिवर्तन। दूसरा बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2, 3 और 4 और डी है 1, 2 और 3। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। लोकतंत्र का क्या कौन सा मूल्य है? सहनशीलता लोकतंत्र का मूल्य है। व्यक्ति का आदर भी है, परिवर्तन में आस्था भी है और समझाने बुझाने से परिवर्तन भी है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से जो सी विकल्प है, सी विकल्प सही होगा। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। लोकतंत्र के मूल्य सभी हैं, सहनशीलता भी है, व्यक्ति का आदर भी है, परिवर्तन में आस्था भी है और समझाने बुझाने से परिवर्तन भी लोकतंत्र का ही मूल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44 है प्रिय विद्यार्थियों कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक सेवा करता है। यह किसका कथन है? तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कथन है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक सेवा करता है। यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए जॉर्ज गीजर, बी रायबर्न, सी जॉर्ज मूलर या डी जॉर्ज काउंट्स। जल्दी जल्दी अपने उत्तर को चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या है इसका उत्तर? यह जॉर्ज काउंट्स का कथन नहीं है, जॉर्ज मूलर का भी नहीं है, जॉर्ज गीजर का भी नहीं। किसका है प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन रायबर्न जी का है। तो जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। रायबर्न जी ने कहा है, रायबर्न जी का कथन है कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के समस्त व्यक्ति साथ साथ रहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज की तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति की अधिक सेवा करता है।
चलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑन योर स्क्रीन। लोकतंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें सामान्य नारी एवं पुरुष अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अभिवृद्धित होते हैं। अतः लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए एक समाज है। यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण कथन है यह, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए जॉर्ज गीजर, बी है रायबर्न, सी है जॉर्ज मूलर, या डी है जॉर्ज काउंट्स। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। क्या है ऑप्शन? कथन क्या है कि लोकतांत्रिक सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें सामान्य नारी एवं पुरुष अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अभिवृद्धित होते हैं। अतः लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए एक समाज है। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों? यह किसका कथन है? जॉर्ज गीजर का नहीं है, रायबर्न का नहीं है, मूलर का भी नहीं। किसका है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों? यह कथन जॉर्ज काउंट्स का है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। जॉर्ज काउंट्स जी का कथन है। जॉर्ज काउंट्स जी ने कहा है कि लोकतंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित के उन्नति के लिए कार्य करती है। लोकतंत्र वह समाज है जिसमें सामान्य नारी एवं पुरुष अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए अभिवृद्धित होते हैं। अतः लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए एक समाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46 से प्रिय विद्यार्थियों, कि किसने कहा है कि शिक्षा के लिए लोकतंत्र की निष्ठा एक सुपरिचित तथ्य है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है, और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस तथा मृतप्राय है। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, एक महत्वपूर्ण कथन है, एक इंपॉर्टेंट यह कथन है, स्टेटमेंट है, कथन है कि शिक्षा के लिए लोकतंत्र की निष्ठा एक सुपरिचित तथ्य है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है, और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस तथा मृतप्राय है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए डायसी, बी ब्राइस, सी उल्फ, या डी जॉन डीवी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। किसका कथन है ये? डायसी जी का नहीं है, ब्राइस का भी नहीं, उल्फ का नहीं। किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। जॉन डीवी जी ने कहा है कि शिक्षा के लिए लोकतंत्र की निष्ठा एक सुपरिचित तथ्य है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है, और लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस तथा मृतप्राय है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 47 है कि लोकतंत्री सरकार की मांग है शिक्षित जनता। यह कथन किसका है? यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है प्रिय विद्यार्थियों, कि लोकतंत्री सरकार की मांग है शिक्षित जनता। यह कथन किसका है? और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए हेदरिंगटन, बी ब्राइस, सी उल्फ, और डी जॉन डीवी। अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश, वेरी गुड। क्या है प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? जॉन डीवी का नहीं है, उल्फ का भी नहीं है, ब्राइस का भी नहीं। किसका है? हेदरिंगटन का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। हेदरिंगटन जी ने कहा है कि लोकतंत्री सरकार की मांग है शिक्षित जनता। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48 है कि किसने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंधों और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो, और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण कथन है ये, ध्यान से पढ़िए कथन को। कथन है कि किसने कहा है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो, और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। और इसके विकल्प हैं ए डायसी, बी ब्राइस, सी उल्फ, या डी जॉन डीवी। आप अपने उत्तर को चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करिए। शाबाश। क्या है प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर?
यह डाइसी जी का कथन नहीं है, ब्राइस का भी नहीं, उल्फ का भी नहीं, किसका है? जॉन डीवी का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया आप सभी लोगों का उत्तर सही है, जॉन डीवी जी का यह कथन है। जॉन डीवी जी ने कहा है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे व्यक्तियों को सामाजिक संबंध और नियंत्रण में व्यक्तिगत रुचि उत्पन्न हो और उनमें ऐसी मानसिक आदतों का निर्माण हो जिनसे अव्यवस्था उत्पन्न हुए बिना सामाजिक परिवर्तन का होना संभव हो। चलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 इज ऑन योर स्क्रीन। किसने कहा है कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है? यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। और इसके विकल्प आपके सामने हैं, ए जॉन डीवी, बी ब्राइस, सी उल्फ या डी डाइसी। वेरी गुड, अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? डाइसी का नहीं कथन है, उल्फ का भी नहीं है, ब्राइस का भी नहीं, किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया आप सभी लोगों के उत्तर सही है। जॉन डीवी जी ने कहा है कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप न होकर उससे भी कुछ अधिक है। यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप से किए गए अनुभव की विधि है। चलिए प्यारे भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 50। किसने कहा कि शिक्षा को मानव प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को समान महत्व देना चाहिए जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों को निष्पक्षता, कुशलता और उदारता से करने के योग्य बना सके? तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण कथन है। कथन को ध्यान से पढ़िए। कथन है कि शिक्षा को मानव प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को समान महत्व देना चाहिए जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों को निष्पक्षता, कुशलता और उदारता से करने के योग्य बना सके। और इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों, ए जॉन डीवी, बी ब्राइस, सी हुमायूं कबीर या डी डायसी। जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। क्या होगा इसका उत्तर? ये जॉन डीवी का नहीं है, ब्राइस जी का भी नहीं है, डायसी का भी नहीं, किसका है? हुमायूं कबीर जी का कथन है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्यारे भाइयों और बहनों, हुमायूं कबीर जी ने कहा है कि शिक्षा को मानव प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए और मानव शास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को समान महत्व देना चाहिए जिससे कि वह मनुष्य को सब कार्यों को निष्पक्षता, कुशलता और उदारता से करने के योग्य बना सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51। जनतंत्री भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो प्यारे भाइयों और बहनों, कथन को ध्यान से पढ़िए कि जनतंत्री भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर, ए कोठारी आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी राधाकृष्ण आयोग या डी महात्मा गांधी जी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। किसका कथन है प्रिय विद्यार्थियों? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का नहीं है, राधाकृष्ण कमीशन का भी नहीं, कोठारी कमीशन का भी नहीं, किसका है? मुदालियर कमीशन का है, मुदालियर आयोग का है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मुदालियर आयोग ने कहा है कि जनतंत्री भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। चलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे भाइयों और बहनों, लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांत हैं। प्रिय विद्यार्थियों, करिकुलम के प्रिंसिपल से प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके निर्धारण के सिद्धांत हैं। ए है पहला लचीलेपन का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत, तीसरा व्यक्तिगत अभिरुचियों का सिद्धांत या चौथा व्यवहारिकता का सिद्धांत। और इसके विकल्प हैं प्रिय विद्यार्थियों, पहला 1, 3 और 4, दूसरा 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4 और डी 1, 2 और 3। तो जल्दी जल्दी अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्या होगा इसका उत्तर? लोकतांत्रिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्धारण का सिद्धांत क्या है? लचीलेपन का सिद्धांत है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत भी है,
व्यक्तिगत अभिरुचियों योग्यताओं की संतुष्ट का सिद्धांत भी है और व्यवहारिकता का भी सिद्धांत है। तो इसका मतलब यह है प्यारे भाई और बहनों कि सी ऑप्शन जो है यह जो है सही है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53, लोकतांत्रिक शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, डेमोक्रेटिक एजुकेशन के टीचिंग मेथड से प्रश्न है अगला कि लोकतांत्रिक शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं। उसके विकल्प हैं ए वाद विवाद विधि, दूसरा है पहला है वाद विवाद विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है योजना विधि। और इसके विकल्प जो है प्रिय विद्यार्थियों, ए 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 4 और डी 1, 2 और 3। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। लोकतांत्रिक शिक्षा की कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं प्यारे भाइयों और बहनों? तो वाद विवाद विधि तो है, डिस्कशन मेथड, समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स भी है, प्रोजेक्ट मेथड या योजना विधि भी है, लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि को हम लोग डेमोक्रेटिक एजुकेशन में बहुत अधिक प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि 1, 2 और 4 अर्थात इसका जो विकल्प है वो ये विकल्प सही है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। लोकतांत्रिक शिक्षा की शिक्षण विधियां हैं, इसमें से वाद विवाद विधि, समस्या समाधान विधि और योजना विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54, लोकतांत्रिक शिक्षा में शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों, सरकारी अफसरों आदि में संबंध होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक शिक्षा में शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों और सरकारी अफसरों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए पूर्णतः औपचारिक संबंध, बी पूर्णतः अनौपचारिक संबंध, सी पारस्परिक मैत्री का संबंध या डी पारस्परिक स्वच्छंदता का संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए। शाबाश। कैसा होना चाहिए प्यारे भाइयों बहनों? पूर्णतः औपचारिक संबंध नहीं होने चाहिए, पूर्णतः अनौपचारिक भी नहीं होना चाहिए, पारस्परिक स्वच्छंदता भी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पारस्परिक मैत्री का संबंध होना चाहिए। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। लोकतांत्रिक शिक्षा में शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों, सरकारी अफसरों के बीच में पारस्परिक मैत्री का संबंध होना चाहिए। तो चलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। आज के लिए आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 55 आज का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शिक्षा में किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया जाता है। अंतिम प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शिक्षा में किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया जाता है और इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए दमनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी स्व अनुशासन या डी पूर्ण स्वतंत्रता। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर चैट बॉक्स में टाइप करिए प्रिय विद्यार्थियों। वेरी गुड, शाबाश। लगभग सभी लोगों के उत्तर सही होने चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा में कैसा अनुशासन होना चाहिए? दमनात्मक नहीं, प्रभावात्मक भी नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं है। क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन या स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। तो जिन प्रिय विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। लोकतांत्रिक शिक्षा में स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कृपया आपके जो भी स्कोर आए हैं, जो भी जितना भी आपने 55 में, 55 में जितने भी आपके उत्तर सही रहे हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हम भी जान पाएं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। आप जल्दी जल्दी अपने टोटल स्कोर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो पे आप कमेंट भी करिए। कमेंट के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव को, या फिर यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर हम अनुपालन करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जिन लोगों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने, प्रिय भाइयों और बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी वीडियोज को आसानी से देख पाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को सिलेक्ट करके देख पाएं और जितने भी हमारे नए वीडियोज आएँ उनकी आपको सूचना मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, बेल को भी प्रेस कर दीजिए। वहां पे एक ऑप्शन आल का आता है, उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि बेल का आइकन ये रेड हो तभी प्रेस करना है आपको। यदि वहां पे रेड नहीं है वो, तो इसका मतलब कि आप पहले से प्रेस कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल। प्यारे भाइयों बहनों, अपने जो भी आपका स्कोर आया आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।